मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो इको ऑनर्स सेम 2 में हमारा जो सीरीज चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का, जो मेरा पेपर है बेटा, आज मैं उसकी नई वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो यूनिट मेरी चल रही है वो सेकंड यूनिट है, दैट इज एस्टिमेशन। और जो मेरा टॉपिक है 9.4, इन्फेरेंस कंसर्निंग ए डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। देखिए, बहुत क्लासेस से मैं एस्टिमेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, काफी क्लासेस में ले चुका हूँ। एक बार मैंने आपको इंटरवल एस्टिमेशन जो है पढ़ाया था पॉपुलेशन प्रपोर्शन का। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन का मतलब होता है कि अगर एक प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर है और आप उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, वन इज सक्सेस एंड अनदर इज फेलियर। तो आप रैंडम वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ सम ट्रायल्स, सपोज एन ट्रायल्स, तो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन आता है वो वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द टोटल साइज एन के बराबर बनता है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कहते हैं। सेम चीज है मेरे बच्चों, बस यहां पे क्या है, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं आपके सामने, उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस हैं। सपोज दीज आर P1 एंड P2, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो P1 माइनस P2 होगा, जिसका आपको इंटरवल एस्टिमेशन बनाना है। क्योंकि मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो इंटरवल एस्टिमेशन मेरा टॉपिक चल रहा है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में मैं कई बार आपको चीजें बता चुका हूं कि आपको जिस पैरामीटर का एस्टिमेशन करना हो, आप पहले उसका पॉइंट एस्टिमेशन निकालेंगे, देन आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इंटरवल एस्टिमेशन का बताया गया है वो आप अप्लाई करेंगे। अब यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास दो पॉपुलेशन है। तो फॉर ए सेकेंड मैं मान लेता हूं कि मेरी जो दो पॉपुलेशन है वो बाइनोमियल पॉपुलेशंस है। उसका रीजन ये है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और सक्सेस और फेलियर्स अगर दो आउटकम्स हैं और मैं नंबर ऑफ सक्सेस फाइंड करना चाहता हूं आउट ऑफ एन ट्रायल्स, तो मुझे पता है कि मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता हूं। सिंपल है बिल्कुल, ठीक। तो मान लीजिए, लेट मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक्स फॉलो करता है बाइनोमियल एम कोमा P1। तो एम क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और P1 क्या है, किसी एक पॉपुलेशन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जिसको आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वाई एक अनदर रैंडम वेरिएबल है, वाई एक अनदर पॉपुलेशन है जो बाइनोमियल को ही फॉलो करती है विद पैरामीटर एन एंड P2। तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है यहां पर। P2 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन विच इज P2। ठीक है, यहां पे मेरी अजम्पशन रहेगी हियर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, जब भी मैं कहता हूं कि ये मेरी अजम्पशन रहेगी तो समझ लीजिएगा मैं अपनी थ्योरी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के मूड में हूं। आप अगर टफ चीजों की तरफ जाते हैं तो आप इन अजम्पशंस को रिलैक्स भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे मेरे बच्चों P1 एंड P2 आर पॉपुलेशन प्रपोर्शंस है, ठीक है। तो आप इनको पॉपुलेशन प्रपोर्शंस भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, या हम इनको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कह सकते हैं आउट ऑफ एम ट्रायल्स एंड आउट ऑफ अनदर एन ट्रायल्स, ठीक। तो आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 माइनस एल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है उनके बीच के डिफरेंस का आपको इंटरवल एस्टिमेशन करना है, ये मेरा टारगेट था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसका एक पॉइंट एस्टिमेटर कैलकुलेट करना होगा। वेरी सिंपल, आप बेटर रहेगा कि आप P1 माइनस P2 का एक
अनबायस एस्टिमेटर फाइंड आउट कर सके। आप नहीं भी कर सकते हैं तो जस्ट एक एस्टिमेटर से काम चल जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया है आपको बेटा, कि एस्टिमेटर आप ऐसा बनाइएगा जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पता होने का मतलब है कि इसका जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, या तो वो जेड बने, या तो वो टी बने, या तो वो काई स्क्वायर बने, या तो कोई और अनदर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो बने। तो सबसे पहले मेरा एम है P1 का एस्टिमेटर फाइंड आउट करना, फिर एम है P2 का एस्टिमेटर फाइंड आउट करना। दोनों का मैं डिफरेंस कर दूंगा तो P1 माइनस P2 का एस्टिमेटर मुझे मिल जाएगा। ठीक, जैसा कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक्स आपका बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है m कोमा P1। तो यहां पे आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर होगा m इंटू P1। थोड़ा सा इसको सोल्व करूंगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन m बराबर आ जाएगा मेरे पास P1 के। समझ गए? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन m अगर P1 के बराबर आ गया तो आप क्या कहेंगे, सर x अपॉन m इज द अनबायस एस्टिमेटर ऑफ P1। x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो मेरे बच्चों, यहां पे आप क्या कह सकते हैं, सुधीर सर P1 हैट मतलब एस्टिमेटर ऑफ P1 इज नथिंग बट x बाई m। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली P2 हैट इज नथिंग बट y बाई n, बाय द सेम लॉजिक। ठीक है, सिमिलरली जो P2 है, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है सेकंड पॉपुलेशन का, उसका जो अनबायस एस्टिमेटर है वो है y बाई n। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एस्टिमेटर ऑफ P1 माइनस P2 इज P1 हैट माइनस P2। मैंने आपको बोला था क्या करना है। तो P1 हैट माइनस P2 हैट से आप एस्टिमेट करेंगे P1 माइनस P2 को। अब आपको क्या करना है, P1 हैट माइनस P2 हैट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। नंबर वन, सबसे पहले चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट आपको चाहिए। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ P2 हैट। ठीक है बेटा, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 हैट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई m माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई n। P1 हैट की वैल्यू डाल दी मैंने, P2 हैट की वैल्यू डाल दी। चलिए नाउ 1/m एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट 1/m एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर था, m इंटू P1 माइनस 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ y किसके बराबर था, n इंटू P2। तो क्या बना, P1 माइनस P2 बना। तो यहां से आपका क्या आ गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट इज इक्वल टू P1 माइनस P2, इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो गया, P1 हैट माइनस P2 हैट इज द अनबायस एस्टिमेटर ऑफ P1 माइनस P2। फिर चाहिए आपको इसका वेरिएंस। नाउ वेरिएंस ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट, नाउ दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ P1 हैट प्लस वेरिएंस ऑफ P2 हैट प्लस 0। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, वेरिएंस ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट बराबर होगा वेरिएंस ऑफ P1 हैट प्लस वेरिएंस ऑफ P2 हैट प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस बिटवीन P1 हैट एंड P2 हैट। बट क्योंकि P1 हैट और P2 हैट मेरे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x और y मेरे इंडिपेंडेंट है, तो उनका कोवेरियंस 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा सोल्व करोगे, दिस इज वेरिएंस ऑफ P1 हैट किसके बराबर है, x बाई m के बराबर है। नाउ प्लस वेरिएंस ऑफ y बाई n के बराबर है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द वेरिएंस, दिस इज व्हाट 1/m स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/m स्क्वायर। समझ रहे हो?
तो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दिस इज व्हाट m इंटू P1 इंटू Q1, समझ रहे हो? नाउ प्लस 1/n²। वेरिएंस ऑफ y अगर आपसे पूछ लिया जाए तो n इंटू P2 इंटू Q2। Q1 किसके बराबर है? 1 माइनस P1 के। Q2 किसके बराबर है? 1 माइनस P2 के। सिंपल है बिल्कुल। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट P1 इंटू Q1 बाई m प्लस P2 इंटू Q2 बाई n। ये किसके बराबर आ रहा है? वेरिएंस ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट के। ठीक है बेटा, अब हमने ऐसा काम क्यों किया अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आपने CLT पढ़ी होगी, मैंने भी आपको CLT पढ़ाई है। वगैरह इफ द सैंपल साइज आर लार्ज देन द कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन यानी कि एस्टिमेटर मस्ट फॉलो द अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल with the corresponding mean and with the corresponding variance. Means what? If m and n are very large, then by CLT, central limit theorem, P1 hat minus P2 hat follow approximately normal with the corresponding mean. Mean मतलब expectation of P1 hat minus P2 hat, comma variance of P1 hat minus P2 hat. That's it. बाय द CLT। लेकिन ये तभी होगा जब आपका n और m लार्ज है, वो मैंने मान लिया। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि P1 हैट माइनस P2 हैट फॉलो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट इज व्हाट? P1 माइनस P2। नाउ वेरिएंस ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट अभी आपने मुझे बताया था क्या है? P1 इंटू Q1 अपॉन m प्लस P2 इंटू Q2 अपॉन n। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे अगर आप चाहें तो इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फॉर्मेट बना सकते हैं। कैसे? दिस इंप्लाइज व्हाट? P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय m प्लस P2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय n। नाउ दिस फॉलो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1 बाय द CLT। किसी भी अप्रोक्सीमेट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे बनती है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बता रखा है, रैंडम वेरिएबल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। वो नॉर्मल को कंफर्म 0 फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा। ठीक। अब अगर ये नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा सपोज, तो रूल क्या है? वी नो दैट प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा फॉर ऑल z फॉलो नॉर्मल 0,1। चलिए नीचे लिख देता हूं, फॉर ऑल z फॉलो नॉर्मल 0,1 या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ऊपर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, सर्किल के अंदर, ये भी तो एक तरीके का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो? आप इस चीज को लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के z अल्फा बाई 2 लेस देन इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ P1 इंटू Q1 बाई m प्लस P2 इंटू Q2 बाई n लेस देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नॉर्मल वेरिएट अप्रोक्सीमेटली है तो मैंने इसको भी अप्रोक्सीमेटली कर दिया। अब अगर इसको मैं बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी दैट P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस z अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा P1 P2, मतलब एक नोटेशन मैंने ली है, अभी डिफाइन कर दूंगा इसको, लेस देन इक्वल टू P1 माइनस P2 इज लेस देन इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट प्लस z अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा P1 P2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा।
वेयर सिग्मा P1 P2 is nothing but under the root of P1 Q1 by M plus P2 Q2 by N। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी थी, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा इंटरवल एस्टिमेशन का फॉर्मेट मेरा बन गया, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप सिग्मा P1 P2 अगर लिखते हैं तो उसके अंदर स्मॉल P1 स्मॉल Q1 स्मॉल P2 और स्मॉल Q2 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक पैरामीट्रिक थिंग है जिसका इंटरवल एस्टिमेशन आपको चाहिए, बट ये तो आपको पता ही नहीं है ना। तो P1 Q1 P2 Q2 आपको पता नहीं है, तो सिग्मा P1 P2 आप लिख ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं इन दिस केस, जब ये सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है, तो मैं सिग्मा वी कंसीडर सिग्मा P1 P2 हैट इन प्लेस ऑफ सिग्मा P1 P2। भाई सिग्मा P1 P2 आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्मॉल P1 और स्मॉल Q1 की वैल्यू चाहिए, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि सिग्मा P1 P2 हैट इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ P1 हैट Q1 हैट बाई M प्लस P2 हैट Q2 हैट बाई N। सिंपल, आप देख लीजिए, जब एस्टिमेटर का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के प्लेस पर सैंपल का प्रोपोर्शन इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जो P1 है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है पहली पॉपुलेशन का, जो P1 हैट है वो उसका एस्टिमेटर है, जिसकी वैल्यू थी, जो जो सैंपल का एस्टिमेटर क्या होगा कि आप सैंपल लेंगे, मान लीजिए कितनी भी ऑब्जर्वेशंस का, और उसमें से जितनी बार सक्सेस होगा दैट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज इज नथिंग बट द सैंपल प्रोपोर्शन। तो अगर आप P1 Q1 P2 Q2 के प्लेस पे उनके सैंपल फिनोमिना डालते हैं तो सिग्मा P1 P2 का एस्टिमेटर बन जाएगा। तो अब आप अगर मेरी इस इक्वेशन को देखें जो इंटरवल एस्टिमेशन के लिए मैंने इस्तेमाल करी है, ये वाली इक्वेशन, उससे आपको एक इंटरवल एस्टिमेशन मिलेगा। बस सिग्मा P1 P2 के प्लेस पर सिग्मा P1 P2 हैट आपको लिखना होगा। ठीक, सो सो 1 माइनस एल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 minus P2 is defined as P1 hat minus P2 hat plus minus Z alpha by 2, जो कि वैल्यू देनी है, इंटू अंडर द रूट ऑफ P1 hat Q1 hat by M प्लस P2 hat Q2 hat by N। तो माइनस करोगे तो इंटरवल की लोअर लिमिट मिल जाएगी, और प्लस करोगे तो इंटरवल की अपर लिमिट मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई भी ऐसा जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर मतलब देखें तो ऐसा कोई एकदम से टिपिकल टास्क नहीं होता इन चीजों में, सिंपल होती हैं ये चीजें। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा लेंदी होते हैं इकोनॉमिक्स के, बट इतने टिपिकल नहीं होते। आप साथ के साथ लिखते हुए चलिए क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डू टीचर्स फर्स्ट देयर वर्क रिवार्डिंग एंड सेटिस्फाइंग। द आर्टिकल वर्क रिलेटेड समथिंग समथिंग कुछ रिपोर्ट पेश हुई होगी, हैज रिजल्ट ए सर्वे ऑफ 395 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। मतलब जो टोटल एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का जो आपने सर्वे किया उसमें सैंपल का जो साइज था वो 395 था, एंड 266 हाई स्कूल टीचर्स थे। तो पहला जो आपने सैंपल लिया, कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम लिख लें, तो पहला जो आपने सैंपल लिया है मेरे बच्चों, उसका साइज है उसका साइज है 395, 395। ठीक है, दूसरा जो है एन, उसका साइज है 266, लिख लिया। फिर कह रहा है ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर, नाउ 224 सेड दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। मतलब जो 395 जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स थे उनमें से 224 ने बोला कि वी आर सेटिस्फाइड विद द कॉलेज स्कूल, बाकी ने बोला नहीं। तो एक्स अगर नंबर ऑफ सक्सेस है, और सक्सेस का मतलब है सेटिस्फाइड, तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है
वो है 224, और y अगर 10th क्लास या हाई स्कूल वालों को अगर हम कंसीडर करें तो उसमें जो हैप्पी हैं वो कितने हैं, 126। तो इसमें से कितना आया, 126। ये सैंपल की बात चल रही है। तो आपसे अगर पहले वाले में सैंपल प्रोपोर्शन देखा जाए तो x बाई एम बनेगा। ये तो सैंपल लिया था ना आपने, तो x बाई एम अगर बनेगा तो 224/395, ये P1 हैट हो गया। सिमिलरली जब आप Q1 हैट निकालेंगे तो 1 माइनस के P1 हैट आपको मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन आपने लिख ली। सिमिलरली P2 हैट इज वॉट, y बाई एन, विच इज इक्वल टू 126/266, ठीक है। नाउ Q2 हैट इज 1 माइनस P2 हैट। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपको इंटरवल एस्टिमेशन बनाना है, लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में बच्चों आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया है। लेकिन मैं कह चुका हूं जब भी आप ऐसा कुछ हो सिचुएशन तो हमेशा 95 पर वर्क करते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया। हेयर लेट अल्फा इज इक्वल टू 5%, इसका मतलब अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.25। इसका मतलब जेड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1.96। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना। तो जब ये स्टैंडर्ड है मेरे बच्चों, एक मिनट बेटा, जब ये स्टैंडर्ड है मेरे बच्चों, सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 इज, क्या था, P1 हैट माइनस P2 हैट प्लस माइनस 1.96। आप समझ गए होंगे 1.96 क्यों है, इंटू अंडर द रूट ऑफ P1 हैट Q1 हैट बाई M प्लस P2 हैट Q2 हैट बाई N। ये हमने सैंपल के प्रोपोर्शन की जो है बात कर ली। अब बस इनकी वैल्यू डाल दीजिए। P1 हैट किसके बराबर है, 224/395, चलिए, माइनस 126/266, नाउ प्लस माइनस 1.96 अंडर द रूट ऑफ P1 हैट कितना है, 224/395। Q1 हैट आ जाएगा 1 माइनस P1 हैट करके, वो है 171 डिवाइडेड बाय 395 होल डिवाइडेड बाय M। M कितना है, 395, चलिए, प्लस 126/266 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 266 होल डिवाइडेड बाय 266। सिंपल है मेरे बच्चों, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आएगी पहले वाले ब्रैकेट से 0.0934 प्लस माइनस 0.0774, और थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो 0.0160, 0.1708। सिंपल आपका इंटरवल एस्टिमेशन जो है मिल जाएगा। मतलब कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं। देखो बेटा, कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीपल नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैलकुलेटर अगर अलाउ है तो अच्छी बात है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके फॉर्मुलेशन बिल्कुल सही है, यहां तक आपने वैल्यू पुट सही कर दी, और बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपकी मिस्टेक हो भी जाती है तो नंबर नहीं कटते हैं। इतना टीचर्स को पता है कि ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन हैंड है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, उनके सॉल्यूशंस बहुत डायरेक्ट होते हैं। Two different type of alloy A and B have been used to manufacture experimental specimens of a small tension link to be used in a certain engineering application। मतलब इन टर्म्स का मुझे मतलब पता है, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्हील होता है उसका सिस्टम को ये डिफाइन कर रहा है। The ultimate strength in KSI of each specimen was determined and the result are summarized in accompanying frequency distribution। तो जो रिजल्ट है ए ब्रांड का और बी ब्रांड का इन KSI की फॉर्म में आपको दिया है। 26 से लेके लेस देन 30 तक ए ब्रांड का 6 है, बी ब्रांड का 4 है। 30 से लेके 34 का ए ब्रांड का 12 है, बी ब्रांड का 9 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे दी आपको। Compute a 95% confidence interval for the difference between the true proportion of
all specimens of alloy A and B that have an ultimate strength of at least 34 KSI। तो 34 कम से कम KSI की कैटेगरी में होना चाहिए। तो थर्ड वाला इंटरवल और फोर्थ वाला इंटरवल मिलके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 26 से 30 तक आपको कोई मतलब नहीं है भाई, टोटल तो 26 से लेके 42 तक है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको जो इंटरवल एस्टिमेशन निकालना है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के डिफरेंस के बीच का, वो होना चाहिए 34 से लेके 42 के बीच का। तो मोर देन या एटलीस्ट 34 उसने लिखा है। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, जो P1 हैट मेरे बच्चों बनेगा, अब 34 कम से कम होना चाहिए। ऐसे कितने हैं ए कैटेगरी में? 15 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 40। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, P2 हैट किसके बराबर बनेगा? P2 हैट बनेगा 19 प्लस 10 बाई 42। समझ गए होंगे ये क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि जो टोटल आपका सैंपल्स का जो प्रपोर्शन आएगा, टोटल है 40 का साइज ए कैटेगरी में, और 34 से ज्यादा KSI किस में है? एक ग्रुप में 15 है और एक ग्रुप में 7 है, वहां से ले लिया। सिमिलरली बी वाले में मैंने डिफाइन कर दिया। तो सिमिलरली P1 और P2 की वैल्यू आ गई। तो P1 मेरा आ गया 0.550 और P2 मेरा आ गया 0.690। अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है 0.05। तो यहां से जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.96। ठीक है बेटा, बस इजी है। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 इज, है ना? P1 हैट माइनस P2 है, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूं 0.550 माइनस 0.690, ओके, प्लस माइनस 1.96 अंडर द रूट ऑफ 0.550 इंटू 1 माइनस 0.550 डिवाइडेड बाय 40, नाउ प्लस 0.690 इंटू 1 माइनस 0.690 डिवाइडेड बाय 42। सिंपल आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। नाउ ये बन के आएगा माइनस के 0.35 से लेके माइनस के 0.07 तक। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बस आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए पूरे इको ऑनर्स में, समझ गए? और क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं वो पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। ठीक है बेटा, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है मेरे बच्चों। होप सो आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।